So now when we have to write a basic program in C language, तो वो आप कैसे लिखोगे? How are you going to start writing your program? ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ो, आप कोई भी लैंग्वेज बोलनी सीखते हो। अगर आपको हिंदी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, पंजाबी सीखनी है, whatever language you want to learn, तो सबसे पहले आप सीखते हो कि उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या हैं, राइट? सो यू हैव टू लर्न द बेसिक लैंग्वेज, राइट? सो जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहली चीज जो आप सीखते हो उसमें वो होता है उसका कैरेक्टर सेट, कि हम उसमें क्या क्या अल्फाबेट्स एंड ऑल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम मतलब यू आर गोइंग टू राइट योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब आप सी लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस बनेंगी कैसे। तो जब हम एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं, उस सी के प्रोग्राम में आपके पास सारे कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। यू कैन यूज कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, एंड यू कैन यूज अ लॉट ऑफ स्पेशल सिंबल्स। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं यहाँ पर जो आपके यूज हो पाएंगे। ठीक है, सो ये सारे सिंबल्स का अपना अपना पर्पस है, और जिस सिंबल के लिए, जिस पर्पस के लिए वो सिंबल डिफाइंड है, हम उसको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जैसे इंग्लिश में आपने सबसे पहले एबीसी सीखी, फिर उसके बाद आपने उससे क्या बनाए, वर्ड्स, है ना? उसमें भी सिखाते हैं पहले 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, फिर 4 लेटर वर्ड्स, फिर सेंटेंस लिखना सिखाते हैं, फिर आप जाकर पूरा पैराग्राफ लिखते हो, फिर पैराग्राफ से आप एसेस पे पहुंचते हो। वैसे ही यहाँ पर है कि आप सबसे पहले तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखोगे। पहले तो प्रोग्राम्स के छोटे छोटे पार्ट समझोगे, फिर छोटा प्रोग्राम बनाओगे, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती जाएगी और आप फिर प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना पाओगे। तो कैरेक्टर सेट्स आपके ये हो गए जो हम यूज कर सकते हैं। ऑल दो आपका मेजर प्रोग्राम जो है वो आप स्मॉल लेटर्स में ही देखोगे। तो सी का पूरा प्रोग्राम लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है, एंड सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का मतलब क्या है, कि जो बार आपके पास स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा, राइट? सो आकांक्षा, मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है कि जब सी लैंग्वेज हम शुरू करते हैं तो सी का प्रोग्राम आप हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हो। एट वेरी रेयर प्लेसेस प्लेसेस यू विल बी यूजिंग कैपिटल लेटर्स। इसके अलावा आप बहुत सारे सिंबल्स हैं जो सी के प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, एंड हर सिंबल को आप धीरे धीरे समझोगे कि उनका क्या पर्पस है। इसके बाद कैरेक्टर सेट के बाद इसमें आ जाता है सी के टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट इन द प्रोग्राम। छोटी आइडेंटिफाइबल यूनिट इन द प्रोग्राम इज सेड टू बी टोकन, जिसमें पहली चीज आ जाती है कीवर्ड। नाउ वी हैव अ टर्म कॉल्ड कीवर्ड। मैंने आपको बताया था अभी कि सी का जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में सिर्फ क्या आता है, मशीन लैंग्वेज। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर्स को सिंपल मशीन लैंग्वेज है जो समझ में आती है, राइट? सो वी नीड अ ट्रांसलेटर विच इज कॉल्ड कंपाइलर, जो आपके सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इस ट्रांसलेटर के पास पहले से डिफाइंड है, तो उस ट्रांसलेटर को पता है कि इस वर्ड का ये मीनिंग होगा। सो द ट्रांसलेटर नोस दैट दिस वर्ड मीन्स दिस थिंग। सो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स। तो इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? दीज आर दी pre-defined words to the compiler. ठीक है, so these are predefined words to the compiler, can be used only for the purpose they are defined for, thus are also called as reserved words। मतलब ये जिस काम के लिए बने हैं आप इनको सिर्फ उसी काम के लिए यूज कर सकते हो, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। ठीक है, सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड सपोर्ट करती है। सो 32 डिफरेंट वर्ड्स हैं आपके पास जिन्हें हम कीवर्ड्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल, इंट, कैर, फ्लोट, इफ, फॉर, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं।
हर कीवर्ड का मीनिंग आप समझोगे जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे, राइट? सो टोकन्स में पहली चीज हो गई कीवर्ड. कीवर्ड मीन्स दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर. ठीक है, इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा आप अपने प्रोग्राम में क्या यूज कर सकते हो? कीवर्ड्स के अलावा आप डेटा यूज कर सकते हो. जो डेटा जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशंस करनी है, जिसके ऊपर हमें काम करना है, एंड दैट डेटा कैन फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स. इट कुड बी कांस्टेंट और इट कुड बी वेरिएबल. सो हम देखते हैं कि वो क्या होता है. सो आपके पास जो डेटा है दैट कुड बी वेरिएबल और इट कुड बी कांस्टेंट. सो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज जो चीज सेम रहे, है ना? कांस्टेंट मतलब जो स्टेबल रहता है, जो सेम रहता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि 75 लिखा मैंने कहीं पर, या मैंने डबल कोट्स में हेलो लिखा कहीं पर. सो ये वैल्यू जो लिखी है ये यही रहेगी. इट विल नेवर चेंज. जैसे आप सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हो, पाई आर स्क्वायर. So pi into radius into radius. So 3.14 into radius. तो ये जो 3.14 है ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा. रेडियस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अब ये जो कुछ भी हो सकती वाली चीज है वो आपका वेरिएबल होता है. ठीक है, सो जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या इवन अजम्पशंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 5, है ना? तो फिर हम उसको आगे कहीं पे पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं ना. मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सो जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी पॉसिबल हो, दैट इज सेड टू बी अ वेरिएबल. तो ये एक तो मतलब ये वाला हो गया. ठीक है, कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. दूसरा, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब होता है अ नेम्ड मेमोरी ब्लॉक. अब जब हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा कि भाई वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, एक हमारा आर्किटेक्चर था ना कंप्यूटर्स में, कि स्टोर्ड प्रोग्राम्स का कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? महान वॉन न्यूमैन जी ने, जिनके नाम पर आपका कंप्यूटर का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है उसका नाम ही वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर रखा गया. उसका मतलब ये था कि जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में स्टोर होगा, और प्रोग्राम को जो डेटा चाहिए वो भी मेमोरी में स्टोर होगा. तो जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम स्पेसिफिकली रैम की बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क नहीं. तो जो भी चीज आपका प्रोसेसर यूज कर रहा है, whatever is being used by your CPU, that has to be there in RAM या फिर कैश, जो मेन मेमोरी है ना? So whatever is being used by CPU has to be there in your main memory, which could be RAM और कैश. अब मेमोरी में कहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, एज अ प्रोग्रामर अगर मुझे उसका ध्यान रखना पड़े तो मेरा काम तो बढ़ जाएगा, है ना? पर ये लैंग्वेजेस जो है ये मशीन लेवल लैंग्वेजेस नहीं है. वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर हो रहा है. लेकिन किसी को तो ट्रैक रखना पड़ेगा, और वो ट्रैक कौन रखता है? वेरिएबल, कंपाइलर. ठीक है, सो वेरिएबल के थ्रू रखता है, पर ट्रैक रखता कौन है? कंपाइलर. सो आप जब एक वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो एक मेमोरी लोकेशन को आप एक नाम दे देते हो. अब वो कौन सी लोकेशन है, कैसे फेच होगा, कैसे स्टोर होगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपाइलर. उसमें हमने कुछ नहीं करना, पर हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल एग्जैक्टली है क्या. सो वेरिएबल क्या है? रैम में मेन मेमोरी में जो स्पेस आपको अलॉट हुआ है वो, बस हम उसको एक नाम दे देते हैं, और उस नाम से ही हम उसको रेफर करते हैं. सो वी रेफर इट विद दैट नेम ओनली. ठीक है, सो वेरिएबल क्या है? अ नेम्ड मेमोरी location. So a variable is a named memory location used to store data. So it is a named memory location used to store data. So that is said to be a variable. So named memory location used to store data, usko hum variable कहते हैं. ठीक है? Now it can be modified anytime during execution of the
program. So it can be modified anytime during execution of the program. आप इसको कभी भी modify कर सकते हो, ठीक है. बट कांस्टेंट और वेरिएबल में एक फर्क होता है कि कांस्टेंट को यूज करने से पहले आपको कुछ अलग से नहीं बताना पड़ता कंपाइलर को. आप डायरेक्ट जहां यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको एक वेरिएबल चाहिए तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो पी आर टी कुछ भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो गए. 100 जो है वो कांस्टेंट हो गया और जहां स्टोर हो रहा है वो भी वेरिएबल है. तो कांस्टेंट तो मैं अपने प्रोग्राम में सीधे कहीं पे भी लगा सकती हूँ, कहीं पे भी कांस्टेंट यूज कर सकती हूँ. बट वेरिएबल हैज टू बी टोल्ड. वेरिएबल आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की वैल्यू उसमें स्टोर करोगे. तो किस तरह की वैल्यू का मतलब क्या है कि उसका डेटा टाइप क्या होगा. तो अब अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज. सो डेटा टाइप्स में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. नॉन न्यूमेरिक मतलब ऑब्वियसली कैरेक्टर्स, एंड न्यूमेरिक के अंदर आपके पास फिर से दो ऑप्शंस हैं. वी हैव इंटीजर एंड फ्लोट. ठीक है. इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, राइट? होल नंबर्स. सो इफ यू हैव अ नंबर लाइक दिस, सो ये नंबर क्या है आपके? ये इंटीजर्स है. और अगर आपके पास पॉइंट है, इफ यू हैव अ डेसिमल पार्ट इन इट, सो दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और अ रियल नंबर. ठीक है. सो इंटीजर मींस अ होल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. फ्लोट मींस एक ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट इज अ मस्ट, राइट? बस इतना सा डिफरेंस है. नॉन न्यूमेरिक का मतलब है कैरेक्टर. सो जब भी आपको ये वर्ड बोला जाएगा कैरेक्टर, सो प्लीज 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 रिमेंबर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कैरेक्टर एंड अल्फाबेट. मैं अल्फाबेट्स नहीं कह रही हूं, मैं कैरेक्टर कह रही हूँ. कैरेक्टर का मतलब होता है एनी प्रिंटेबल थिंग ऑन द कीबोर्ड. सो एबीसी भी कैरेक्टर है. 1 2 3 अगर कोट्स में लिख दिया तो वो भी कैरेक्टर है. ABC@1 2 3 लिख दिया तो वो भी कैरेक्टर है. एंड कैरेक्टर्स आर ऑलवेज गिवन इन कोट्स. अगर सिंगल कैरेक्टर है तो आप सिंगल कोट्स में दोगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको डबल कोट्स में दोगे. सो इफ इट्स अ सिंगल कैरेक्टर वी पुट इट इन सिंगल कोट्स, इफ इट्स मोर देन वन कैरेक्टर्स वी पुट इट इन डबल कोट्स. और डबल कोट्स वाली चीज को टेक्निकली हम स्ट्रिंग कहते हैं. सो स्ट्रिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. सो बेसिकली आपका डेटा या तो इंटीजर हो सकता है अब, या तो फ्लोट हो सकता है, या फिर वो कैरेक्टर हो सकता है. सो सी लैंग्वेज आपको सिर्फ यही डेटा टाइप्स इनिशियली प्रोवाइड कराती है. ठीक है. सो इनिशियली वी हैव दीज डेटा टाइप्स. एंड अगर हमें कोई भी डेटा टाइप नहीं है हमारे पास, ऐसे ही है, तो वो void होता है. void मतलब नो डेटा टाइप एट ऑल. सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. पर ये डेटा टाइप्स मैंने आपको क्यों बताया? क्यों बताया? क्योंकि जब आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो आपको उससे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई ये वेरिएबल का नाम है और इस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो. अधिरथ वो इसलिए आ सकता है कि शायद आपने कोड्स खोले होंगे, बंद नहीं किए होंगे, या फिर कोड सही नहीं लगाए होंगे. सो यू माइट गेट एरर बिकॉज ऑफ दैट. बाकी एग्जैक्टली क्या एरर है तो आप मुझे उस एरर की फोटो खींच के भेजोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके कोड में क्या एरर है. ठीक है. सो डेटा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमें क्यों चाहिए होती है? टू टेल द कंपाइलर what is the name of the variable and what type of value can be stored in it. ठीक है. तो इसमें हम दो चीजें देते हैं. हम यहाँ पे डेटा टाइप बताते हैं पहले, फिर स्पेस देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और फिर यहाँ पर हम लगाते हैं एक स्पेशल सिंबल जो है सेमीकोलन. सो सेमीकोलन इज यूज टू मार्क एंड ऑफ द स्टेटमेंट. सो सेमीकोलन का मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट एंड हो रही है. इट्स लाइक अ फुल स्टॉप इन सी. सो दिस सेज कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म होती है. ठीक है. अब डेटा टाइप की जगह पर आपको कीवर्ड बताना है. सो एक कीवर्ड आप यूज करोगे जो बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी.
और यहाँ पर आप एक नेम बताओगे। अब उस नेम के कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक से रूल्स हैं, तो मैं अभी आपको अगली 2 स्क्रीन पे समझाऊंगी कि वेरिएबल नेम के रूल्स क्या होंगे, और दूसरा बताऊंगी कि डेटा टाइप के कीवर्ड्स क्या होंगे, और फिर हम वापस आएंगे इसी डेटा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इजी वाली चीज कर लेते हैं, भैया रूल्स क्या है। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे भी नाम रखे जाते हैं, हमारे नाम रखे जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ रूल्स नहीं होते, उसमें बस यही रूल होता है कि नाम कौन रखेगा, है ना। कुछ घरों में रिवाज होता है कि बुआ नाम रखेगी, कुछ में होता है कि दादी नाम रखेंगी। सो डिपेंड्स, या पंडित जी आएंगे वो पूजा करेंगे, उसके बाद वो ही नाम रखेंगे, या जो अक्षर निकलेगा उसी से नाम रखेंगे, है ना। सो वी हैव दैट काइंड ऑफ रिचुअल्स। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ रूल्स है। जब आपको वेरिएबल्स का नामकरण करना है, जब आपको अपने प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स को नाम देने हैं, तो वो नाम आप कैसे दोगे, उसके क्या रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, सो पहला क्या है कि नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर and no spaces can be used। ना तो आप स्पेस यूज कर सकते हो, ना ही स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हो। एक स्पेशल सिंबल होता है अंडरस्कोर, वो यूज करना अलाउड होता है। सो ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। अब इसमें भी एक रूल है कि नंबर हो तो सकता है, डिजिट कैन बी देयर इन द नेम, लेकिन नॉट एट द फर्स्ट प्लेस। पहला जो कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता। सो डिजिट कांट बी यूज्ड एट फर्स्ट प्लेस। मतलब अगर आप एक वेरिएबल का नाम लिख रहे हो num1, तो ये वैलिड है, लेकिन अगर आप लिख रहे हो फर्स्ट नंबर, तो वो इनवैलिड है, क्योंकि वो 1 से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिजिट्स आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब पहली पोजीशन में नहीं हो सकते, नॉट एट द फर्स्ट पोजीशन। फिर वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैपिटल ए और आप नीचे स्मॉल ए में वैल्यू पुट कर रहे हो, तो वो गलत है। आपने कैपिटल ए डिक्लेयर किया है तो कैपिटल ए ही यूज करना पड़ेगा। देन कीवर्ड्स जो है आपके, उनको हम यूज नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम्स। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। सो जो कीवर्ड्स हैं वो आपके एज वेरिएबल नेम्स यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप वेरिएबल का नाम चूज करोगे। एंड ऑब्वियसली वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, पता चलना चाहिए उसके नाम से कि उसमें क्या स्टोर होने जा रहा है। इट शुड बी अ मीनिंगफुल नेम। ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज रूल्स। अब रूल्स तो ठीक है, हम ये ध्यान रख लेंगे, हम वेरिएबल के नाम भी दे देंगे, बट हमें ये भी बताना है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। सो यू हैव टू टेल व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड, उसके लिए भी अलग अलग कीवर्ड्स हैं। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली अगर आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हो, तो आपके पास 3 कीवर्ड्स की ऑप्शन है। आप इंट यूज कर सकते हो, आप अनसाइंड इंट यूज कर सकते हो, और आप लॉन्ग इंट यूज कर सकते हो। सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो ये सब स्मॉल में है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए आपके पास 2 कीवर्ड्स की ऑप्शन है, आप फ्लोट या फिर डबल यूज कर सकते हो। कैरेक्टर के लिए आपके पास सिर्फ कैर ऑप्शन है। सो कैर इज द ऑप्शन जिसमें आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, सो इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर। अब आप कहोगे कि मैम अगर इंटीजर ही चाहिए था तो खाली इंट भी काफी था, है ना। सो खाली इंट भी तो काफी था, अब ये बाकी की 2 ऑप्शन का क्या पर्पस है। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन का क्या पर्पस है, तो पर्पस क्या है वो हम कैसे देखेंगे। देखो, अगर मैं आपको ये वाली बॉटल दिखाऊं, दिख रही है, इसकी कैपेसिटी है 750 लीटर, 750 मिलीलीटर, है ना, 1 लीटर से कम है। 750 ग्राम या मिलीलीटर आप स्टोर कर सकते हो। ये जो बॉटल है ये उससे बड़ी है, इट इज बिगर, आप देख के ही बता सकते हो इसका साइज बड़ा है, तो इसमें ज्यादा पानी आ सकता है। तो जिस बॉटल का साइज छोटा है उसमें कम पानी आ सकता है,
जिस बॉटल का साइज बड़ा है उसमें ज्यादा पानी आ सकता है, और बड़ा होगा तो और ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि इसमें डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हो रही है। जो पुराने कंप्यूटर्स थे जब सी बनी थी, उस टाइम पे आपका इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता था, क्योंकि 16 बिट प्रोसेसर्स होते थे, है ना। आजकल 16 बिट वर्ड साइज होता ही नहीं है, 32 बिट वर्ड साइज से शुरू होते हैं। सो इसलिए आज की डेट में आपका एक इंटीजर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक है। सो इसमें वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, जबकि जो लॉन्ग इंट है वो उसका डबल हो जाता है। तो पहले वाले कंपाइलर्स में क्या होता था, इंटीजर लेता था 2 बाइट्स और लॉन्ग इंट उसका डबल हो जाता था 4 बाइट्स। तो साइज डबल होने से क्या हो गया कि उसकी रेंज बढ़ गई, ठीक है। कैर लिखा है, CHAR। सो इंटीजर का साइज बढ़ने से उसकी रेंज बढ़ जाती है। सो इंटीजर इज 4 बाइट्स, लॉन्ग एंड इज 8 बाइट्स। 8 बाइट्स वाला डब्बा बड़ा है तो उसमें बड़ा इंटीजर स्टोर हो सकता है, 4 बाइट्स वाला डब्बा छोटा है तो उसमें छोटा इंटीजर स्टोर हो सकता है, ठीक है। जस्ट से सो यहाँ पर साइज डिफरेंट होने से आपका जो रेंज है उसका साइज जो है वो डिफर हो जाता है, ठीक है। सो 4 बाइट्स का जो रेंज है वो छोटा होगा, 8 बाइट्स का रेंज बड़ा हो जाएगा। फाइन। नाउ व्हाट डू वी हैव इन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है कि आपका जो साइन है वो नहीं होता। साइन ना होने से क्या होता है कि आपके जो रेंज है वो डबल हो जाती है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स जब हमने पढ़े थे तो आपने पढ़ा है बाइनरी में कि 1 बिट जो है दैट इज रिजर्व फॉर द साइन, है ना। सो एक बिट जो होती है वो सिर्फ ये बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर वो 1 बिट भी यूज हो जाएगी नंबर को स्टोर करने के लिए तो आपकी रेंज डबल हो जाती है, ठीक है। सो वो 1 बिट अगर हम यहाँ यूज कर लेते हैं, ये भी 4 बाइट्स ही लेता है, बट इट विल डबल द साइज ऑफ योर integer, ठीक है। सो 1 bit is reserved for the sign. So 0 means it's positive, 1 means it is negative, ठीक है। सो ये इसलिए डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हमारे पास होते हैं। ऐसे ही फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। जो डबल है वो आपका 8 बाइट्स लेता है। सो फ्लोट इज 4 बाइट्स, डबल इज 8 बाइट्स। ये डिजिट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स होल्ड कर सकता है, और ये डेसिमल के बाद 12 डिजिट्स होल्ड कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन, कि कितने प्रिसाइसली वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को होल्ड कर सकते हैं। सो फ्लोट कैन स्टोर अप टू 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और डबल कैन स्टोर अप टू 12 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। जो कैर है आपके पास, CHAR है, ये CHAR, ठीक है। कैर इज द कीवर्ड टू स्टोर वन कैरेक्टर। One character takes 1 byte of memory and it is stored in the ASCII format, American Standard Code for Information Interchange. String के लिए कोई कीवर्ड नहीं होता दिव्यांश, ठीक है। सो वी डोंट हैव अ कीवर्ड फॉर स्ट्रिंग। कैरेक्टर का हम एरे लेते हैं जो आप आगे जाके समझोगे, लाइक इफ आई राइट कैर A20, so this means I have a string A which can hold 20 characters in it, ठीक है। So it means that we have 20 characters in it. So that is a string. So char A20, ठीक है। वो बाद में करोगे आप जब हम एरएस पे पहुंचेंगे, तो अभी हम एरएस पे नहीं पहुंचे हैं, so that's why you cannot do that right now. So स्काई वैल्यूज हो गई, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, ये डेटा टाइप्स हो गया। पर अब सी लैंग्वेज में जब हम इनके ऊपर काम करते हैं, जब इनको ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं इनपुट आउटपुट की, तो वी हैव टू यूज अ स्पेशल सिंबल जिससे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर या कैरेक्टर स्पेसिफायर कहते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में इंटीजर में %d यूज होता है, अनसाइंड इंटीजर में %u यूज होता है, लॉन्ग इंटीजर में %ld यूज होता है, फ्लोट के लिए %f है, डबल के लिए %lf है, और कैरेक्टर के लिए %c है, ठीक है। सो दीज कैरेक्टर स्पेसिफायर्स यू हैव टू रिमेम्बर। तो जब भी इंटीजर इनपुट या प्रिंट होगा आपको %d यूज करना पड़ेगा। जब आपका अनसाइंड इंटीजर इनपुट या प्रिंट होगा तो %u यूज करना पड़ेगा, देन %ld, देन फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %lf, एंड कैरेक्टर के लिए %c, ठीक है।
So these are the things which you have to remember from data types. तो अभी हमने देखा rules for naming the variables, फिर हमने देखा कि data types क्या क्या possible हैं। तो इन दोनों को मिलाकर अब आपकी statement बनेगी जो है data declaration statement। तो मैं अगर simple interest निकालना चाहती हूँ एंड मैं यहाँ पर वैल्यूज लेना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया कि जो पैसे मैं जमा करा रही हूँ वो एक होल अमाउंट है। होल अमाउंट का मतलब है कि इंटीजर हो गया। सो मैंने उसको ले लिया इंट प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट्स में हो सकता है, टाइम भी पॉइंट्स में हो सकता है, और सिंपल इंटरेस्ट भी पॉइंट्स में हो सकता है। सो आई हैव टेकन देम एज फ्लोट। मैं चाहती तो पी को भी फ्लोट में ले सकती थी, क्योंकि फ्लोट में तो इंटीजर वैल्यू आ जाती है लेकिन उल्टा नहीं होता, ठीक है। सो आपने प्रिंसिपल लिया कि भाई मान लो हमने 50,000 जमा कराए, सो पी इज 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया, हमको मिल रहा है 7.5 लेट्स से, और टाइम जो हमने किया है वो 2.5 years के लिए, सो इट्स 2.5। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल स्टार साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है और स्लैश साइन डिविजन के लिए यूज होता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। सो ये अब एक मेरा सी लैंग्वेज का कोड हो गया, जिसमें मैंने क्या कहा कि p एक वेरिएबल है विच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग एन इंटीजर वैल्यू। फ्लोट टाइप की तीन वेरिएबल्स हैं, एक r, एक t और एक si। सो मैं पूरा पूरा नाम भी लिख सकती थी। आई कुड हैव रिटन रेट, इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, बट दैट्स अप टू यू। आपको मीनिंगफुल नाम देना है तो इतना भी हमारा सही चल रहा है, तो हमने ये लिख लिया। वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू साइन यूज होता है, इस चीज को कहते हैं असाइनमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपकी ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है। तो 50,000 पी में स्टोर हो गया, 7.5 आर में स्टोर हो गया, 2.5 टी में स्टोर हो गया। अब जहां पर आप पी लिखोगे वहां पर वो 50,000 यूज करेगा, जहां पे आप आर लिखोगे वहां पे वो 7.5 यूज करेगा, जहां पे आप टी लिखोगे वहां पे वो 2.5 यूज करेगा। इट विल डू द कैलकुलेशन, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो एस आई में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे आपने लिखा होता फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया, तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक रेडियस एक एरिया। तो मैंने रेडियस में पुट किया होता लेट्स से 5.75, एंड देन नेक्स्ट लाइन में आई कुड हैव रिटन एरिया इज इक्वल टू 3.14 इनटू रेडियस। सो मेरे पास एरिया कैलकुलेट होके आ जाता। सो सेमी कॉलन आप लिख रहे हो एज द लास्ट सिंबल ऑफ द स्टेटमेंट, सो इट्स लाइक अ फुल स्टॉप ऑफ योर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट का फुल स्टॉप है। क्लियर? सो इट इज फुल स्टॉप। सो ये आपका बेसिक कोड हो गया। पर ये अभी कैलकुलेशन तो हो रही है लेकिन यूजर को तो नहीं दिख रही ना। तो हमारा जो हर प्रोग्राम होता है उसका बेसिक मोटिव क्या होता है कि यूजर आपको कुछ इनपुट देगा, है ना। यूजर आपको कुछ इनपुट देगा जिसको हम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद हम आउटपुट देंगे। तो हमने तो अभी सिर्फ बीच वाला स्टेप ही देखा कि भाई हम तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर ना तो हमने यूजर से कोई इनपुट लिया है, ना ही हम यूजर को कोई आउटपुट दे रहे हैं। सो वी वांट टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, वी वांट टू गिव सम आउटपुट टू द यूजर, है ना। तो आप इनपुट लेना चाहते हो, आप आउटपुट देना चाहते हो। बट बिफोर वी गो टू दैट, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, लेट मी सी कि आपको अभी कितना समझ में आया है। सो मुझे एक बार चेक करने देते हैं। मैं पोल्स नहीं करा रही हूँ अभी, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग पोल्स। वैसे हम ये एमसीक्यू में करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैं आपसे यहीं पे ही पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओगे। आई एम गोइंग टू राइट वेरिएबल नेम, और आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, मतलब चैट में लिख के बताना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू राइट अ नेम हियर एंड यू विल राइट इन द चैट वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। तो मैंने लिखा टोटल। Is this variable name or is this identifier valid? वैलिड है, इनवैलिड है? आपको सिर्फ लिखना है वैलिड, इनवैलिड, या वी या आई वी भी लिख सकते हो। वी मतलब वैलिड, आई वी मतलब इनवैलिड। सो दिस इज वैलिड, ओके।
SP ऑफ अ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके लिए मैंने वेरिएबल का नाम लिया है SP। वैलिड इनवैलिड, प्रिशा इज करेक्ट, अधिरथ इज करेक्ट, और किसने इनवैलिड लिखा था ऊपर? जिसने इनवैलिड लिखा है वो ठीक है, जिन्होंने वैलिड लिखा है वो गलत है। सो कैन यू टेल मी व्हाई इज इट इनवैलिड? स्नेहा, व्हाई इज इट इनवैलिड? इनवैलिड क्यों है ये? यस, डॉट यूज हो रहा है, ठीक है। सो डॉट इज अ स्पेशल सिंबल, और हमने अभी कहा था कि अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल आपका यूज नहीं हो सकता। सो द ओनली सिंबल यू कैन यूज इज द अंडरस्कोर सिंबल। हु रेज्ड हैंड? अंडरस्कोर के अलावा हम कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट। Beta, if you have a doubt where you want to speak, then only raise hand. Otherwise, please don't raise hand like this. Okay? So, pay at the rate R. Is it valid or invalid? This is invalid because of the sign at the rate, which is not allowed. Okay? Okay. Is it valid or invalid? Very good. I know, Kamaksh. मतलब अब मैं क्या कर सकती हूँ? I can't stop the class in between and restart it, na? Recording will be available. Position 1, valid, invalid. One ST underscore rank, valid, invalid. So this one is invalid because it's starting from 1. So digits से start होना allowed नहीं है. If, if, valid या invalid? अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो अभी आखिरी लिखा हुआ है, उसके लिए अगर आप वैलिड लिख रहे हो तो आप सही हो, इनवैलिड लिख रहे हो तो गलत हो। क्यों? क्योंकि कीवर्ड है हमारे पास, लेकिन वो ये है, स्मॉल आई एफ, है ना? स्मॉल आई एफ इज अ कीवर्ड, लेकिन कैपिटल आई एफ कीवर्ड नहीं है। सो केस सेंसिटिव होता है, तो अगर आप कैपिटल आई एफ वेरिएबल का नाम लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट अ कीवर्ड। अगर स्मॉल लेटर में इफ होता तो कीवर्ड होता। सो कैपिटल आई है इसलिए वो वैलिड है, लेकिन अगर स्मॉल आई होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सो इट इज केस सेंसिटिव, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, फॉर विच डेटा टाइप आई यूज परसेंटेज यू? दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर विच डेटा टाइप? ये तीन आपको बताने हैं मुझे।
कि कौन कौन से डेटा टाइप्स के लिए यूज होते हैं। गुड, सो दिस इज फॉर unsigned int, this is for float, and this is for character। ठीक है, सो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला काम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स का, कि जो हमने प्रोसेसिंग की है उस रिजल्ट को अगर स्क्रीन पे दिखाना है या आपको यूजर से वैल्यूज लेनी है तो वो आप कैसे करेंगे। सो हाउ डू वी राइट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। सो आउटपुट स्टेटमेंट हम पहले देखते हैं। चलो, आउटपुट स्टेटमेंट में सी लैंग्वेज में आपके पास है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ सिंगल वर्ड है, कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर, और सारा का सारा स्मॉल है। ठीक है, सो प्रिंट एफ इज ऑल स्मॉल, no space, nothing in it, and then you give round bracket printf, and यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज प्रिंट कर देंगे। सो जो भी मैसेज मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सो दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। स्कैनफ इनपुट के लिए होता है, पहले प्रिंटफ एक्सप्लेन करती हूँ फिर स्कैनफ बताऊंगी। सो अगर आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है कोई भी मैसेज, वो आप सिर्फ यहाँ डबल कोट्स में लिख दोगे और जैसा आपने लिखा है एज इट इज वो उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो जैसा भी हमने लिखा है एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि बहुत ही कॉमन एक प्रोग्राम होता है, हर लैंग्वेज में हम बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, है ना, कि आप प्रोग्राम रन करो और वो स्क्रीन पे प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड। तो आप प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर लिख दो हेलो वर्ल्ड। आप पूरा कैपिटल लिखोगे तो पूरा कैपिटल में प्रिंट होगा, आप पूरा स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल में प्रिंट होगा, जैसे आप लिखोगे वैसे प्रिंट होगा। नहीं, बैकस्लैश एन इज नॉट मैंडेटरी। बैकस्लैश एन होता किस लिए है, नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। सो ये तो बेसिक प्रिंटफ है। ठीक है, अब जब आपको एक सी का प्रोग्राम लिखना होता है पूरा, व्हेन यू हैव टू राइट डाउन अ सी प्रोग्राम, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, आपने यहाँ पर एक सी प्रोग्राम बनाया। सो व्हेन यू गो फॉर अ सी प्रोग्राम, ये जो स्टेटमेंट्स आपके सामने अभी आपको नजर आ रही है ये तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, ये तो बेसिक स्टेटमेंट है जो रहेगी ही रहेगी, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, ये तो होगा ही। इसी के अंदर हम आगे और ऐड करेंगे, बट वी विल नॉट बी मेकिंग एनी चेंजेस इन दिस कोड। इसमें और स्टेटमेंट्स ऐड होंगे। अब ये क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, राइट। सो stdio की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच मतलब हेडर फाइल। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल है आपकी। हैश इंक्लूड इज कॉल्ड प्री processor directive। Now, what do we mean by the term pre-processor directive? So, pre-processor मतलब processing होने से पहले। So, इससे पहले कि मेरा पूरा प्रोग्राम प्रोसेस हो, इससे पहले कि वो कंपाइल हो, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये क्या करेगी, ये इंक्लूड करेगी। इंक्लूड मतलब लेके आएगी, किसको लेके आएगी, stdio.h को। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर जो भी कुछ डिफाइंड है वो सब इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, ताकि वो इस प्रोग्राम में यूज हो सके। और हम स्पेसिफिकली इसमें से दो फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक printf का और एक हम करेंगे scanf का। सो टू यूज दीज टू फंक्शंस, क्योंकि ये कीवर्ड्स नहीं है, these two are not the keywords, इनको हम functions कहते हैं, ये keywords नहीं होते। so keywords तो कंपाइलर को डिफाइंड है कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन functions कंपाइलर के पास डिफाइंड नहीं है, उसके लिए ये फाइल आपको यूज करनी पड़ रही है। then we have a startup function। so अगर ये फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं होगी। so C का जो कंपाइलर है वो ढूंढता है एक फंक्शन को जिसका नाम होगा मेन, और ये सी में भी ऐसे ही होता है, सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही होता है, जावा में भी ऐसे ही होता है, दैट इट लुक्स फॉर अ फंक्शन जिसका नाम होगा मेन,
और वहीं से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो यूज होती है टू मार्क अ block of statements. So curly bracket is used to mark a block of statements. तो जहां पर curly bracket open होती है मतलब block शुरू हो रहा है, जहां पे curly bracket बंद हो रही है मतलब block खत्म हो रहा है। उसके अंदर यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखी है रिटर्न 0। अब हर फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ काम करके कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक यू हैव हायर्ड अ पर्सन टू डू समथिंग। अब उसका काम है सर्विसेज देना, तो वो कुछ तो सर्विसेज देगा। तो वो सर्विसेज किस टाइप की देगा वो हम यहाँ बताते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये इंटीजर दे रहा है। अब मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसको कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप प्रोग्राम को रन करने की कमांड देते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ढूंढता है कि मेन कहाँ है, और मेन अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, मेन है तो ही एग्जीक्यूट होगा। और फिर मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना कि भाई प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। तो 0 रिटर्न करने का मतलब है नो एरर। सो दैट मीन्स माय प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हम रिटर्न 0 लिखते हैं। अगर रिटर्न 0 नहीं हो रहा है, कुछ और नंबर हो रहा है, तो एवरी नंबर रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एन एरर। सो दैट मार्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपने ट्रैक में रख लेता है कि भाई ये जॉब अनसक्सेसफुल थी। तो अगर एग्जीक्यूशन सही है, 0 रिटर्न हो रहा है, तो इट विल मार्क दैट ओके द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाज सक्सेसफुल। और अगर 0 रिटर्न नहीं हो रहा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है, इट फेल्ड। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये तो आपने लिखना ही लिखना है। अब इस लिखना ही लिखना के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर printf ऐड करती हूँ। सो जस्ट लेट्स ऐड अ printf स्टेटमेंट हियर। सो ये बेसिक मेरा स्ट्रक्चर हो गया सी के प्रोग्राम का। अब मैंने यहाँ पर लिखा printf and our typical statement which is hello world, and we put a semicolon। हाँ, आ जाता है बट जो लॉजिक है उसके पीछे वो ये है। क्या चीज वापस बोलना आकांक्षा? इसको मैंने रन किया। सो दिस इज दी बटन यहाँ पे रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसका आउटपुट क्या है। अनसक्सेसफुल वाला ये है कि अगर आप 0 रिटर्न कर रहे हो मतलब आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल है। अगर आप 0 रिटर्न नहीं कर रहे हो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज अनसक्सेसफुल। Yes, it is necessary to write return 0 prints in specifically अगर आप लिनक्स में कर रहे हो या मैकबुक में कर रहे हो तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता। विंडोज लेकिन एक्सेप्ट कर लेता है, अगर आप रिटर्न 0 ना भी लिखो स्टिल विंडोज विल वर्क फॉर दैट। विंडोज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। विंडोज विल वर्क फॉर दैट। फाइन। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। सो दिस हेलो वर्ल्ड इज गेटिंग प्रिंटेड हेयर। अब अगर मैं यहाँ पर एक से ज्यादा लाइन लिख दूं, मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया printf वेलकम, printf थैंक यू, ठीक है। मैंने 3 बार printf लिख दिया तो 3 बार printf एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। सो इफ आई एम राइटिंग इट 3 टाइम्स इट विल एग्जीक्यूट इट फॉर 3 टाइम्स। सो अब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर उसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, डी के बिल्कुल बाद ही वेलकम, उसके बिल्कुल बाद ही थैंक यू। सब कुछ सेम लाइन पे आ गया। जैसे आपने HTML में देखा था कि अपने आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, देखा था ना HTML में हमने क्या देखा था कि अपने आप नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाता, वैसे ही यहाँ पे भी अपने आप नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। वहां पर हम क्या देते हैं? BR टैग, है ना। यहाँ पर BR नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक स्पेशल सिंबल जिसे कहा जाता है \n। इसको एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं, ऐसे हमारे पास और भी होते हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। बट अभी के लिए क्या है? \n।
सो \n stands फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। सो \n का क्या मतलब है? न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जहां \n आ गया उसके ऑनवर्ड्स जो आपका टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सो देखो, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन पे आया, फिर वेलकम नेक्स्ट लाइन पे चला गया, थैंक यू उससे अगली लाइन पे चला गया। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं। अगर मैंने इसको थैंक और यू के बीच में दे दिया तो आप देखोगे वो यू को भी नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। सो अब थैंक एक लाइन पे आएगा और यू उससे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर मैं y के बाद \n दे दूं तो वो o को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। सो जहां भी \n आ जाएगा उसके ऑनवर्ड्स जो भी आपका टेक्स्ट होगा दैट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो \n क्या करता है कि हम जहां पर भी होते हैं वहां से वो आपको एक स्टेप अगली लाइन पे ले जाता है। So \n is for new line. So we have printf और उसके अंदर अगर हम normally print कर रहे हैं so it will keep printing on the same line. अगली लाइन पे जाने के लिए आपको \n यूज करना पड़ता है। यहां तक समझ आया सबको? ये जो अभी कोड लिखा है, इज इट क्लियर हाउ टू राइट दिस मच ऑफ प्रोग्राम? ये सबको समझ आ गया? और आकांक्षा, जो आपने पूछा था रिटर्न 0 का मतलब है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हैं कि जो कोड हमने लिखा है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। But if you return something else or you don't return anything, that means there is some problem with the code and it is not successfully executed. क्रिश, देखो मैंने अभी आपको इसमें क्या बताया है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है 6-7 लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ठीक है। इनमें क्या बताया मैंने आपको कि printf फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विच इज योर आउटपुट स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्मॉल लेटर्स में आपको एज इट इज लिखना है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के आगे भी मैंने \n दे दिया। यहाँ पर मैंने लिखा आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिशा, दृष्टि, स्नेहा, ठीक है, अधिरथ, पीयूष, शौर्य, ए भी लगा दिया, ओ भी लगा दिया, ठीक है, मान लो ये सब है। सो अभी आप इसको रन कर रहे हो, सो ये सारे जो नाम हैं इनको सेम लाइन पे प्रिंट करेगा, बट फिलहाल तो एरर आ गया। एरर देखो क्या आ रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एरो करके कि यहाँ कुछ मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। सो मेरा इस लाइन के पीछे क्या रह गया? सेमीकोलन। सो ये एरर है, मैं सेमीकोलन लगाऊंगी तो अब एरर ठीक हो जाएगा। अब ये इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सो आप देख रहे हो आकांक्षा, प्रिशा, दृष्टि, स्नेहा, अधिरथ, पीयूष, शौर्य सब सेम लाइन पे आ रहे हैं क्योंकि आपने लिखे ही सेम लाइन पे है ना। तो यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम \n कहते हैं। सो जहां \n आ गया वहां से आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। सो द मोमेंट इट एनकाउंटर्स \n दैट मीन्स न्यू लाइन। सो जहां \n आया योर कंटेंट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो मैंने क्या किया, सारे नाम के सामने \n दे दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे सबके नाम आ रहे हैं, लेकिन अब सबके नाम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं, और मैंने लिखा तो सबको सेम लाइन पे है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने उनके नाम के आगे \n दिया है। सो \n का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ इसके आगे जो भी कंटेंट है उसको। सो जो भी आपने \n के बाद लिखा है वो करंट लाइन से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। समझ आया अभी? इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये कैसे काम कर रहा है? नाउ व्हाट विल वी डू? अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट करके देखते हैं। तो मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से, मैंने ये सारे प्रिंटफ हटा दिए। अब मैंने यहाँ पर बनाया इंट प्रिंसिपल, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था। अभी पता चलेगा कमाश, रुक जाओ, हैव पेशेंस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिया p
मान लो मेरी वैल्यू सारी ही इंटीजर्स है, तो मैंने अभी फिलहाल सारी इंटीजर्स ले ली, तो मैंने 4 इंटीजर डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, 4 इंटीजर्स डिक्लेयर कर दिए। प्रिंसिपल लिया मैंने 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 4, टाइम ले लिया 2, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो बताया था मैंने, ये सिंपल है। सो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, रेट की वैल्यू हमने पुट की, टाइम की वैल्यू हमने पुट की, फॉर्मूला पुट किया, कैलकुलेट हो गया। अब आप प्रिंट कराना चाहते हो सिंपल इंटरेस्ट इज, तो मैंने स्टेटमेंट लिखी सिंपल इंटरेस्ट इज SI। तो मेरा रिजल्ट किस में है? SI में है ना। तो मैंने क्या लिखा? सिंपल इंटरेस्ट इज SI। यही होना चाहिए था। अब मैं जब इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है? क्या आउटपुट आया? क्या आप आउटपुट पढ़ पा रहे हो? आ ही नहीं रहा ना, उसके ऊपर आ रहा है कंप्लीटेड। ठीक है भाई, कंपाइल सक्सेसफुली, हटाओ इसको। सो ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज SI। सो SI ही प्रिंट हो गया। उसने SI की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया, उसने SI ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि दैट इज हाउ प्रिंटफ वर्क्स। वो क्या करता है, जो आपने डबल कोट्स में लिखा है उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो जो भी मैं डबल कोट्स में लिख रही हूँ बिना दिमाग लगाए उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो उसने प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट इज SI। I don't want SI to be printed. I want its value to be printed. तो यहाँ पर आपके काम आएंगे आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सो आपने अब यहाँ लगाया %d जिस जगह पर आपको SI चाहिए था। फिर आपने डबल कोट्स बंद होने के बाद दिया कॉमा और उसके बाद लिखा SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज %d, डबल कोट्स बंद हो गए, फिर कॉमा SI। अब इसमें क्या है, जो चीज नॉर्मल है वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट इज एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, और %d वाली जगह पर SI की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो जहां पर %d लिखा है उस जगह पर SI आ जाएगा। नाउ यू एग्जीक्यूट एंड यू कैन सी इट इज शोइंग सिंपल इंटरेस्ट इज 800। आ रहा है, simple interest is 800. So that is how we are getting the result. अब बताओ समझ आया कैसे प्रिंट हो रहा है ये? Is it clear now? How is it printing the value? ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज को डबल कोट्स में लिखोगे तो आपका प्रिंटफ उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो आपको उसका कैरेक्टर स्पेसिफायर देना पड़ेगा। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देंगे उसकी जगह पर वो आपके वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, सो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम 3 नंबर या 2 नंबर्स ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया A, B और C। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिया 105, ये मैंने ले लिया किसके अंदर? A के अंदर। यस आकांक्षा, आफ्टर एवरी 3 classes we will be having one doubt session। हर 3 क्लास के बाद आपका एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, एंड वी विल बी हैविंग अ कंपटीशन आल्सो ऑफ क्विज या फिर प्रोग्राम्स। और फिर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे एंड में, मतलब पूरे कोर्स में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा क्विजेस जीतेंगे और जो सबसे टाइमली अपना होमवर्क सबमिट करेंगे, दे विल बी गेटिंग a special gift from the app. That could be an AL Coder t-shirt, that could be an AL Coder mug, AL Coder notebook, कुछ भी ऐसा आपको मिल सकता है। पीयूष कहेगा मैम मेरा अभी तक ड्यू है, आपने भेजा नहीं है ना पीयूष? सेंडिंग। सो दैट विल बी सेंड टू यू जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे। फाइन, सो वी विल बी डिसाइडिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉम्पिटिशंस। ठीक है, सो अभी के लिए अब ये आपको सम प्रिंट करना है, तो हम सम कैसे प्रिंट करेंगे? सो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं सम इज %d और यहाँ पर मैंने लिख दिया C। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों का सम प्रिंट कर देगा। सो आपके पास आ गया सम इज 125, है ना? सम इज 125, लेकिन मैं प्रिंट करना चाहती हूँ सम ऑफ 105 एंड 20 इज
125। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। पहले परसेंटेज डी की जगह पर मुझे ए की वैल्यू चाहिए, दूसरे परसेंटेज डी की जगह पर मुझे बी की वैल्यू चाहिए, और तीसरे परसेंटेज डी की जगह पर सी की वैल्यू चाहिए। अब आप इसको रन करो। अब ये आपको दिखाएगा सम ऑफ 105 एंड 20 is 125 like this। ये देखो। जितने भी वेरिएबल्स आपको प्रिंट कराने हैं, आप करा सकते हो। बस जितने आप कैरेक्टर स्पेसिफायर यहाँ यूज करोगे, कॉमा के बाद उतने वेरिएबल्स के नाम आपको बाद में देने पड़ेंगे उसी ऑर्डर में। तो जो पहला कैरेक्टर स्पेसिफायर है वो पहले वेरिएबल के लिए, जो दूसरा कैरेक्टर स्पेसिफायर है वो दूसरे वेरिएबल के लिए, जो तीसरा है वो तीसरे के लिए, सो दैट इट कैन शो इट प्रॉपर्ली। समझ आया ये? यहाँ तक क्लियर है सबको? बट ये प्रोग्राम मैं कितनी भी बार रन कर लूं, ये सेम ही नंबर्स को ऐड करके शो करेगा, ऐसा तो नहीं चाहिए ना। आई वॉन्ट टू इनपुट द नंबर्स फ्रॉम द यूजर। मैं ये असाइनमेंट नहीं चाहती, मैं यूजर से इनपुट चाहती हूँ। तो यूजर से इनपुट के लिए हम ये असाइनमेंट हटा देंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन का नाम है। इसके डबल कोट्स में हम सिर्फ कैरेक्टर स्पेसिफायर्स ही लिखते हैं, कोई मैसेज नहीं आता। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा? 2 बार परसेंटेज डी, क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए, मुझे ए में भी वैल्यू चाहिए और मुझे बी में भी वैल्यू चाहिए। सो मैंने लिखा परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी। दैट मीन्स आई नीड टू इनपुट 2 इंटीजर वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों ही परसेंटेज डी है। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, stdio.h में है तो वो तो हमने इंक्लूड करी हुई है, हम यूज कर सकते हैं। तो स्कैन एफ मतलब रीड कर रहे हैं। दिस मीन्स 2 इंटीजर्स। और कौन से हैं वो 2 इंटीजर्स? ए और बी। पर ये जो सिंबल आप एक और देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका पर्पस होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था वेरिएबल की डेफिनेशन याद है? क्या बताया था? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये एक रैम का कंटेनर है, रैम की एक लोकेशन है जिसको हमने नाम दे दिया। बट वी डोंट हैव टू बॉदर कि वो रैम में कहाँ पे स्टोर हो रहा है। लेकिन ये जो बेचारा स्कैनफ फंक्शन है, ये चाहता है कि आप उसको उसका एड्रेस बताओ, तभी तो जो यूजर इनपुट करेगा उसको ले जाकर वो ए में स्टोर करेगा। तो उसको हमें ए का एड्रेस बताना है, जो हमें खुद भी नहीं पता कि क्या है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कंपाइलर को हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। तो जब मैं एम्परसेंड ए लिखती हूँ, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ ए। आई एम गिविंग इट द एड्रेस ऑफ ए कि आप इंटीजर इनपुट करो जिसे ए के एड्रेस पे स्टोर कराओ। सिमिलर वे एम्परसेंड बी मीन्स एड्रेस ऑफ बी, कि आप एक और इंटीजर इनपुट करो और उसे बी के एड्रेस पे स्टोर कराओ। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वी विल सी दैट देयर इज अ कर्सर ब्लिंकिंग ओवर हियर। यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैसेज कोई नहीं आया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैंने एंटर किया 45, मैंने एंटर किया 90, और मेरे पास प्रिंट हो गया सम ऑफ 45 एंड 90 इज, जो भी इसका सम बन रहा है, दैट इज 135। सो सम ऑफ 45 एंड 90 इज 135। आई एम गेटिंग द सम ओवर हियर। पर क्या ये आउटपुट अच्छा लग रहा है? मतलब हमने रन किया, सीधा सिर्फ कर्सर ब्लिंक करने लग गया, उसको क्या पता कि क्या इनपुट करना है। तो उसे क्या पता कि क्या इनपुट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस स्कैनफ के बिल्कुल ऊपर एक प्रिंटफ दे सकते हो, एंड इसमें हम जो भी लिखेंगे वो तो एज इट इज प्रिंट होना है। तो मैंने उसको बोला एंटर 2 नंबर्स। अब उसको नहीं पता सी के कंपाइलर को कि आपने इसमें क्या लिखा है, उसका काम है सिर्फ इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करना। तो जब ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा जिसपे लिखा होगा एंटर 2 नंबर्स। ये लिखा हुआ है एंटर 2 नंबर्स, और फिर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब ये कर्सर किसकी वजह से ब्लिंक कर रहा है? स्कैनफ की वजह से। सो दिस कर्सर इज ब्लिंकिंग बिकॉज ऑफ द स्कैनफ। आपने लिखा 120 450, अब दिखा रहा है सम ऑफ 120 एंड 450 इज 570। सो दिस इज हाउ वी इनपुट द वैल्यू। इसके ऊपर वाला प्रिंटफ बिल्कुल भी इनपुट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसका कोई काम नहीं है इनपुट से। वो तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम रीडेबल लगे, हमें पता चले रन करने पे कि क्या वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको इनपुट में क्या चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर हो हलवाई जो मिठाई बनाएगा, खुद के खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, है ना। आप कौन हो? प्रोग्रामर।
आप प्रोग्राम बनाओगे, आप सॉफ्टवेयर बनाओगे ताकि आप किसी और को सेल कर सको। तो हम प्रोग्रामर हैं और हम ये सॉफ्टवेयर किसी यूजर को बेच रहे हैं। तो वो यूजर का इंटरफेस कैसा है, उसको कैसा लगेगा प्रोग्राम देखने में, उसको वो यूजर फ्रेंडली लग रहा है या नहीं, वो उसको सही से यूज कर पा रहा है या नहीं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे जाके। सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट इम्प्रूविंग द यूजर इंटरफेस बाय गिविंग प्रॉपर मैसेजेस। अदरवाइज उस मैसेज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो आर यू क्लियर हाउ टू राइट दिस वन बेसिक फुल फ्लैश प्रोग्राम जो इनपुट भी ले रहा है, कैलकुलेट भी कर रहा है और रिजल्ट भी दिखा रहा है। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोड प्रॉपरली कि ये कैसे काम कर रहा है? सबको समझ में आया? तो ऐसे बेसिक बेसिक कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम्स आप सब लोग बना सकते हो। कुछ भी आ जाए, जैसे कि इसमें सम ऑफ टू नंबर्स है, ऐसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट वाला बना सकते हो, है ना? सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बना सकते हैं। मान लो मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल बनाना है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल बनाने के लिए एक सेकेंड, ये मैं कोड आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया। लेट मी ओपन व्हाट्सएप एंड आई विल सेंड यू दिस कोड। फिर मैं आपको एक बार एरिया ऑफ अ सर्कल बना के दिखाती हूँ, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। फिर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगी जो आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, so it takes time to open। हो गया। so ये है आपका सेमेस्टर 1। और सिंस आज की क्लास फ्री क्लास है, सो जो भी स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है, इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड द कोर्स, तो आप कोर्स एनरोल कर सकते हो। आपकी क्लास जो होगी वो होगी हर ट्यूसडे एंड थर्सडे 9 बजे सी की। अगर आप बीसीए सेमेस्टर 1 आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो मंडे टू फ्राइडे वी हैव लाइव क्लासेस। एंड वो मंडे टू फ्राइडे जो लाइव क्लासेस हैं, मंडे एंड फ्राइडे को 7:30 क्लास होगी वेब की। कल वेंसडे है, कल हमारी क्लास होगी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, उसकी वैसे ही पहली क्लास है, वो अभी तक हमने लाइव शुरू ही नहीं किया था। सो विल बी स्टार्टिंग इट टुमारो। सो टुमारो वी हैव क्लास फॉर एफसीआईटी एट 9 o'clock। ठीक है, और ट्यूसडे थर्सडे आपकी सी होगी, वेंसडे को एफसीआईटी होगी। एफसीआईटी का सिलेबस कम है इसलिए एक ही क्लास है, और वेब की 2 है, सी की 2 है। सो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे यू विल बी हैविंग अ लाइव क्लास। सो अभी 10th ऑफ अगस्त तक 50% ऑफ है, उसके बाद वो 50% ऑफ नहीं रहेगा। सो 10th अगस्त तक अगर आप एनरोल करते हो, यू विल बी गेटिंग 50% ऑफ। सिमिलर वे अभी सी के कोर्स पे, जो इंडिविजुअल सी का कोर्स है, उस पे भी 50% ऑफ है, विच इज फॉर 999। आपको 500 रुपए में मिलेगा अगर आप उसको अभी एनरोल करते हो तो। सो इफ यू आर डूइंग बीटेक, यू आर डूइंग बीएससी और सी आपके सिलेबस में है, तो आप सिर्फ सी वाला जो कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हो। और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हो, तो फिर आप पूरा जो कंबाइंड पैकेज है, क्योंकि उसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको उसके अंदर सी भी मिल रहा है, आपको उसके अंदर वेब भी मिल रहा है, आपको उसके अंदर एफसीआईटी भी मिल रहा है, तीनों की लाइव क्लासेस होंगी और मैथ्स कॉम्प्लीमेंट्री है। सो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैथ्स है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेप्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आर कवर्ड। सो वो आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए, ये तो हो गई आपका सामान्य ज्ञान जो हमने बढ़ा दिया है अबाउट द कोर्स। ठीक है, सो सामान्य ज्ञान बढ़ाने के बाद अब हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अब इस प्रोग्राम पे हम क्या करेंगे, हम यूजर से पूछना चाहते हैं रेडियस। तो मैंने उसको बोला एंटर रेडियस। रेडियस हमने यहाँ पर इनपुट कराना है, तो फ्लोट है तो आप परसेंटेज एफ लिखोगे और आपने उसको रेडियस में इनपुट करवा लिया। एरिया का हम फॉर्मूला लिख देंगे, विच इज 3.14 इंटू रेडियस multiplied by फिर से radius, and now I can print the area। so हम यहाँ पर अब print करा सकते हैं area of circle is percentage f, and then print the value of area variable। that's it। execute कर देते हैं। वो हमसे पूछेगा कि रेडियस बताओ, तो हम यहाँ पर उसको रेडियस बताएंगे। सो मैंने रेडियस बताया 5.6 और आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 98.47। ठीक है, सो ऐसे आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी।
आई को वीक ना होने से बचाने के लिए स्नेहा आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल आपकी लुब्रिकेशन के लिए होती है। एंड आईज की एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं मतलब आई की एक्सरसाइज तो मैं बता रही हूँ, मैं खुद ज्यादा नहीं कर पाती, जब याद आता तो जरूर कर लेती हूँ। बट बीच बीच में आप रेस्ट लेकर एक्सरसाइज कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू मैक्सिमम। ठीक है। सो इज दिस क्लियर हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग? सो नाउ टाइम फॉर द होमवर्क। अभी हमने कुछ ऑपरेटर्स यूज किए हैं। वी हैव यूज्ड स्टार साइन, स्लैश साइन, प्लस साइन। ऐसे ये ऑपरेटर्स जो हैं डिटेल में होते हैं। वी हैव नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन दिस जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सो वो ऑपरेटर्स भी आप देखोगे कि कैसे यूज करने हैं। सो थर्सडे को हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, दैट हाउ कैन यू पुट कंडीशंस एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सच प्रोग्राम्स। पर तब तक आप ऐसे वाले प्रोग्राम्स बना सकते हो जिसमें आपके पास सीधी सीधी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है। सो कैलकुलेशंस वाले प्रोग्राम्स मैं अगर आपको दूं तो और क्या क्या होंगे वो मैं बता देती हूँ। सेंड यू दिस ऑन व्हाट्सएप अगेन। सो लेट्स गिव यू द होमवर्क. So the homework is you have to input ये प्रोग्राम्स बनाकर आप शेयर कर सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे, या फिर ऐप में जो चैट है वहां पे भी कर सकते हो। टू इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स। जो लोग पहले कर चुके हैं वो रहने दे सकते हैं। ठीक है। एंड कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज मार्क्स। देन इनपुट लेंथ एंड breadth of a rectangle. Calculate and print area and perimeter of rectangle. ठीक है। बनाने को आप कोई भी फॉर्मूला वाला बना सकते हो। आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकलवा लो, रेडियस और हाइट पूछ के, है ना। आप क्या कहते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और ऑल्टीट्यूड पूछ लो, हाफ इंटू बी इंटू एच, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी फॉर्मूला लगता हो, कहीं पे भी फॉर्मूला लगता हो, सो वी कैन राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट, है ना। सो ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स, कि यूजर से कुछ इनपुट करो, फॉर्मूलाज लगाओ, जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करा दो, है ना। आप ऐसे एक बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हो कि 2 नंबर इनपुट करो, फिर बता दो प्लस करके क्या आता है, माइनस करके क्या आता है, मल्टीप्लाई करके क्या आता है, डिवाइड करके क्या आता है। ठीक है। देर इज अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जिसका नाम है प्रैक्टिस प्रोग्राम्स इन सी। उसमें 21-22 प्रोग्राम्स ऑलरेडी है। आई एम प्लानिंग टू हैव मोर देन 100 प्रोग्राम्स इन दैट। सो आप वो वाली प्लेलिस्ट भी साथ साथ फॉलो कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप उस प्लेलिस्ट में से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। अगर कहीं अटकते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड वो सेम प्लेलिस्ट आपके कंटेंट सेक्शन में मैं भी डाल दूंगी, अगर आप ऐप पे देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे ऐड आएगी। ठीक है। और दिमाग डाइवर्ट हो जाता है जब हम यूट्यूब पे होते हैं, सजेशन में कुछ और आ जाता है, कहीं और चल पड़ते हैं। सो ऐप के ऊपर जो आपका कंटेंट सेक्शन है उसमें भी मैं वो सारे प्रोग्राम्स डाल दूंगी, ताकि आप डायरेक्ट उन प्रोग्राम्स को अपने ऐप के अंदर से ही एक्सेस कर सको, आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो वहां पे सारे प्रोग्राम्स हैं। सो आप वहां से प्रोग्राम्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी आप अपने होमवर्क वाले तो करोगे। एंड मेक श्योर कि जो आप सीखते हो, जो आप बनाते हो, यू पुट इट इन योर गिटहब लाइब्रेरी, या आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसको पोस्ट करो कि आपने आज क्या सीखा। ठीक है। आपने आज क्या नया बनाया। सो दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। अभी आपको लगेगा कि ये छोटा छोटा चीज हम ऐड कर रहे हैं, पर ये आगे जाकर आपको बहुत मदद देगा। जब आपके पास एक गुड कलेक्शन ऑफ चीजें होंगी, आपके पास एक जर्नी होगी दिखाने के लिए कि आपने कोडिंग कैसे सीखी है, एंड दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल टू शो द कंपनी की यस इस बच्चे ने स्क्रैच से प्रॉपर कोडिंग सीखी है, ना कि इधर उधर से प्रोग्राम चेप चाप के काम किया है। राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। कोई डाउट है तो बताओ मुझे, आई विल आंसर योर डाउट्स, अदरवाइज वील मीट ऑन थर्सडे इन द नेक्स्ट क्लास। राइट। बताइए, कोई डाउट है? एनी ऑफ यू, एनी डाउट्स? यू आर हैविंग एरर। आपने मुझे मैसेज किया ना प्रिशा व्हाट्सएप पे?
What exactly is the message? हाँ, कल FCIT की क्लास है. Tomorrow we'll have class for fundamentals of computers and IT at 9 o'clock.